अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोविड की और फिर उसके बाद प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे अफगानिस्तान की डेवलपिंग सिचुएशन पे। जहां तक कोविड की बात है तो केसेस में इजाफा हो रहा है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सब जानते हैं। यही वजह है कि लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद अप्रूव किया है उन तमाम अजला में कि जहां पर केसेस में इजाफा हो रहा है वहां पर लॉकडाउन लगाया जाए। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी बंद की जा रही है और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि माजरत के साथ ये कहना पड़ेगा कि अवाम ने एहतियात नहीं की, और अगर एहतियात की तो वो जुज़वी एहतियात थी, मुकम्मल एहतियात नहीं थी। लापरवाही से काम लिया, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं किया, और फिर अवाम को हुकूमत की तरफ से भी पूरी पूरी छूट दी गई और मौका दिया गया। पहले मैं उस पर बिल्कुल मेरा इख्तलाफ मौजूद है और हमेशा रहेगा कि एजेके के इलेक्शंस हुए, एक तरफ आप तमाम कारोबार तमाम मामलात को आप बंद कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि जी नहीं आप करें क्योंकि आपकी वजह से कोरोना फैल रहा है, दूसरी तरफ एजेके के इलेक्शंस हो रहे हैं। फिर हमने देखा कि 9-10 मुहर्रम को भी ये लोग बहुत बड़ी तादाद में एक्सपेक्टेड भी था, मौजूद थे, तब भी वहां पर केसेस में उस वजह से भी इजाफा हुआ। फिर उसके अलावा 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात को जो हमने मुख्तलिफ शहरों में देखा कि जश्न था और लोग निकले हुए थे सड़कों पर, और फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और लाहौर में भी जो यहाँ के पहले डीसी थे जिनको उनका तबादला कर उनको ओएसडी बना दिया गया है, मुदस्सर रियाज साहब को, उन्होंने भी यहाँ पर 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात लिबर्टी स्क्वायर पर एक अरेंज किया हुआ था जी, लाइट्स का शो अरेंज किया हुआ था। लगता ये था कि पूरा लाहौर शहर वहाँ पर जमा हो गया है। फिर आपने भी देखा कि जी 3 साल मुकम्मल होने पर हुकूमती कारकर्दगी कैसी रही और कैसी नहीं रही, तो उस पर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पीटीआई ने वो इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। पीटीआई भले कहेगी कि जी लोग वैक्सीनेटेड थे, इस तरह तो और भी बहुत सी जगहों पर आप इजाजत दे सकते हैं उनको कामकाज की, दफ्तरों में, दुकानों में, बाजारों में, रेस्टोरेंट्स में, कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप अपना काम मामूल के मुताबिक करें। कन्वेंशन सेंटर खचाखच भरा हुआ था, कोई भी कुर्सी खाली नहीं थी। यकीनन जिस तरह इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं कि एक जलसा अंदर हो रहा होता है, एक जलसा बाहर हो रहा होता है, तो बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद होंगे और धक्कम पेल चल रही होगी कि अंदर दाखिल हो सकें। और अंदर जितने भी लोग मौजूद थे, टेलीविजन स्क्रीन पे सबने देखा, वो उसको टेलीकास्ट किया गया बराह रास्त, के सिर्फ 40% ऐसे लोग थे जिन्होंने मास्क पहने हुए थे और बाकी 60% ऐसे थे जिन्होंने मास्क ही नहीं पहने हुए थे। फिर आए दिन आप मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें पॉलिटिकल पार्टीज की, कोई मास्क नहीं पहना हुआ होता, कंधे से कंधा जोड़ के खड़े हुए होते हैं ताकि हम स्क्रीन पर आ जाए मिनिस्टर साहब के साथ, हम खड़े हुए यहाँ तो उनके दाएं या बाएं नजर आ जाए या उनके पीछे नजर आ जाए, तब भी कोई मास्क नहीं पहना होता। अभी पिछले हफ्ते इतवार को, ठीक एक हफ्ता पहले, पीडीएम का जलसा हुआ कराची में, वो किस सिलसिले की कड़ी थी, वो किस लिए हुआ, क्या वो ठीक था? फिर उसी दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जलसा कर रहे थे इंटीरियर सिंध में, वो किस लिए था? तो एक तरफ आप जलसे करते हैं, आप अपने सियासी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर आगे कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं, और फिर आप कहते हैं जी कोरोना फैल रहा है, जी कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, अवाम एहतियात नहीं करिए। अवाम एहतियात क्या करेगी जब आप हुक्मरान होते हुए खुद एहतियात नहीं कर रहे? जब आपकी तरफ से भी लापरवाही देखने को मिलेगी तो फिर वही आपको रिफ्लेक्शन अवाम में भी मिलेगा और अवाम भी इसी तरह से लापरवाही करेगी। बहरहाल जी, अब आने वाले दिनों में भी क्या एहतियात करनी है? ये जो चौथी लहर है, क्या ये आखिरी लहर है या इसके बाद कोई और लहर भी आएगी, और हम कितनी मजीद लहरें गिनते रहेंगे? और फिर जो वैक्सीनेशन हैं कम हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट होना है, वैक्सीनेट ना होने की सूरत में क्या खतरात हैं, और जो ये म्यूटेशंस हैं यानी कि मुख्तलिफ इकसाम जो कोविड की आ रही हैं, ये मजीद कितनी एक्सपेक्टेड हैं, इस पर हम बात करेंगे वक्फे के बाद डॉक्टर अताउर रहमान साहब से। लेकिन एज आई सेड, वी गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। जैसे कि मैंने वक्फे से पहले बताया था कि लौट कर आएंगे तो हम बात करेंगे कोविड के बढ़ते हुए केसेस को लेकर के, इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना है और ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने, चेयरमैन टास्क फोर्स ब्राय साइंस और टेक्नोलॉजी। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सूरत हाल एक बार फिर परेशान कुन है और यही वजह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ये हुक्मनामा जारी किया, इजाज़त दी कि जी मुख्तलिफ अजला में जहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया जाए। क्या आप समझते हैं कि ये लॉकडाउन जो अब लगाया जा रहा है, पहले भी बहुत से लॉकडाउन्स लगे, इस लॉकडाउन के लगाने के नतीजे में, जो कि अभी तक इतलात ये है कि 12 सितंबर तक है, उससे फ़र्क पड़ेगा, बेहतरी आएगी? और क्या ये चौथी लहर, इसके बाद भी कोई लहर आ सकती है या ये एक फाइनल राउंड है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि अभी तक जो पॉलिसी रही है स्मार्ट लॉकडाउन की, वो यही रही है कि जहाँ जहाँ ये केसेस आते हैं उन इलाकों को बंद कर दिया जाता है, और पूरे मुल्क में 5 से 8 हज़ार मकामात ऐसे हैं जो किसी वक्त में भी बंद रहते हैं, और उनको फिर जब खोला जाता है, जब जैसे हालात बेहतर हो जाते हैं उस इलाके से रिपोर्ट होने कम हो जाते हैं। तो ये बहुत सक्सेसफुल पॉलिसी रही है। दुनिया में आप देखें तो पाकिस्तान को बहुत सराहा गया है कि बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से ये कंट्रोल में रहा है।
और मुझे उम्मीद है कि ये जो पॉलिसी है जो कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर रिव्यू होता है और कमेंट किया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा सिलसिला चल रहा है और ये इससे ये सिचुएशन इंशाल्लाह जरूर कंट्रोल में रहेगी। जैसे कि आपने देखा, ये जो चौथी लहर है ये आखिरी लहर नहीं है। नए नए वेरिएंट्स डेवलप होते जा रहे हैं, नई म्यूटेशन आती जा रही हैं। एक न्यू वेरिएंट आ गया है सामने, इसी तरह का एक कैपा वेरिएंट हमने कराची में डिटेक्ट किया है, और भी वेरिएंट्स आते जा रहे हैं। लेकिन वो किस हद तक फैलते हैं वो डिपेंड करता है कि उनके अंदर इन्फेक्टिव टेंडेंसी क्या है और किस उनके साख्त में, स्ट्रक्चर में क्या तब्दीलियां हुई हैं। तो ये चौथी लहर के बाद पांचवी और छठी और सातवीं और आठवीं ये लहरों का सिलसिला जारी रहेगा अगले 2-3 साल तक, जब तक कि दुनिया की 80% पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाती और फिर उसके बाद ये दब नहीं जाता। अभी ये दब नहीं रहा, ये फैल रहा है। इस वक्त अपवर्ड कर्व है। और किस अंदाज से है ये, इसका अंदाज ये हो सकता है कि पिछले साल जनवरी से दिसंबर तक तकरीबन 20 लाख अमवात हुई थी। इस साल जनवरी से अगस्त तक 25 लाख ऑलरेडी अमवात हो चुकी हैं और दुनिया की में जो कोविड पेशेंट्स की तादाद है वो हर महीने 2 महीने के अंदर दुगनी होती जा रही है। तो इस वक्त तो अपवर्ड कर्व पर है वैक्सीनेशन के आने के बावजूद, और ये बड़ी खतरनाक बात है क्योंकि किसी वक्त भी इसमें ऐसी म्यूटेशन आ सकती है जिससे डेथ रेट बढ़ जाए, जैसे सार्स और मर्स में था, और अमवात का सिलसिला जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे। ये वाजे कीजिएगा कि जो हमारे मुल्क में वैक्सीन इस्तेमाल हो रही हैं, आपने बताया कि और भी आगे जाकर म्यूटेशंस आ रही हैं, और एक आपने बताया कि कराची में भी एक नया वेरिएंट जो है वो डिटेक्ट हुआ है, ये डेल्टा से हट के इजाफी एक वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है कराची में आपकी दी गई मालूमात के मुताबिक। तो क्या ये वैक्सीन उन पर इफेक्टिव हैं? इन वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस कम से कम होती जा रही है जैसे ये म्यूटेट हो रहे हैं। एक हद तक इफेक्टिव तो हैं, आपको सीरियस इलनेस से बचा रहे हैं, लेकिन जितना ज़्यादा इसमें तब्दीलियां आएंगी साख्त में, उतना ही कम हो जाएगी इफेक्टिवनेस वैक्सीन की, और आपको या तो बूस्टर डोज लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर कोई नई वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी। और नई वैक्सीन आने में 1-1.5 साल लगता है इससे पहले कि कोई नई वैक्सीन आए, क्योंकि जो वैक्सीन आप आज इस्तेमाल कर रहे हैं ये पुराने चाइनीज़ वेरिएंट के खिलाफ डेवलप हुई थी, और अब जो चाइनीज़ वेरिएंट जो है वो ना होने के बराबर है। ये सारे के सारे नए किस्म के स्ट्रक्चर सामने आ गए हैं, तो वैक्सीन की एफिशिएंसी जो है वो ग्रेजुअली कम हो रही है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, काफ़ी हद तक कवर करती हैं, लेकिन जितना ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे उतनी ही इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये इतला आपकी तरफ से जो आपने कहा कि जी 5वां, 6वां, 7वां और 8वां वेरिएंट भी आ सकता है या लहर आ सकती है आपने कहा, तो ये तो इंतहाई ख़तरनाक इतला है जो आपके ज़रिए हम तक पहुंची है। और हम तो ये सोचे समझे बैठे थे कि पहले तो सन 2020 का लोगों का था जहन में कि जी 2020 तक जब वैक्सीन आई, दिसंबर में आना शुरू हुई कि जी अब ये मसला हल हो जाएगा, और फिर पाकिस्तान जब आई फरवरी में तो हम खुश हुए कि जी पाकिस्तान भी अब वैक्सीन पहुंच गई है। लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं कि ये तो अगले 2-3 साल मजीद मामला चलेगा, तो हाउ विल द वर्ल्ड कोप विद इट? मसला यही है कि फ्लू के साथ दुनिया कैसे कोप कर रही है। वी हैव लर्न टू लिव विद इन्फ्लुएंजा। तो यही सूरत हाल अभी तक तो इसमें दिखाई दे रही है कि ये तब्दील होता जा रहा है। फ्लू वायरस भी इसीलिए रेगुलरली अपनी साख्त बदलता है, और वो इस वजह से आज तक कोई वैक्सीन सही मायनों में फ्लू के खिलाफ ईजाद नहीं हो पाई है, क्योंकि आप वैक्सीन डेवलप करते हैं वो नई सूरत लेके सामने आ जाता है। यही सूरत हाल इसकी है, बस इसके अंदर यह है कि इन्फेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से ये ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आपको इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि आप SOPs को, और SOPs को भी सख्त करना पड़ेगा। नए नए वेरिएंट जो आएंगे और आते जा रहे हैं, हो क्या रहा है कि आपके जिस्म के अंदर जब ये एक वायरस दाखिल होता है, ये वाला कोविड, तो ये अपनी कॉपीज बनाता है, अरबों कॉपीज बनाता है, और वो अरबों कॉपीज में ज़्यादातर का तो स्ट्रक्चर वही होता है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो जाते हैं। समझिए कि फोटोकॉपिंग प्रोसेस में थोड़ी सी गलती हो जाती है, और गलती की वजह से जो नतीजा जो निकलता है उसका, वो वायरस ज़्यादा ख़तरनाक भी हो सकता है या कम ख़तरनाक भी हो सकता है। जो ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा तेज़ फैलने वाले हैं वो छा जाते हैं, और यही हुआ चाइनीज़ के बाद अल्फ़ा, और फिर बीटा, और फिर डेल्टा, और फिर डेल्टा प्लस और लैम्डा, ये सब जो आ रहे हैं इसी वजह से आ रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे इसके हज़ारों वेरिएंट्स बन चुके हैं। ये तो आपने 4-5 वेरिएंट्स का नाम सुना है, हज़ारों वेरिएंट्स बन चुके हैं, लेकिन उनकी ज़्यादा वो फैलने की काबिलियत नहीं थी, इसलिए उसके बारे में कुछ कहा नहीं गया, लिखा नहीं गया। लेकिन जो 4-5-6 जो सबसे खतरनाक वेरिएंट्स हैं
उनके बारे में आप पढ़ते हैं और वो सामने, और ये आते रहेंगे हर 3-4 महीने बाद आप देखेंगे कि एक नई लहर आएगी, नया वेरिएंट होगा और इसका भी अरसा कम होता जाएगा। जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, दुनिया में जितनी तादाद बढ़ती जाएगी पेशेंट्स की, उतनी ही ज़्यादा चांसेस होंगे, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी होगी कि नए ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट्स डेवलप होकर सामने आते जाएं। ठीक। और डॉक्टर साहब, जैसे कि भी मैंने आपसे कहा कि हाउ विल द वर्ल्ड कोप विद इट, तो आपने कहा कि जी जिस तरह इन्फ्लुएंजा है या दीगर और हैं तो दुनिया उसके साथ साथ चलती रही और फिर ज़िंदगी इसी के साथ गुजर रही है लोगों की। तो इस तरह से तो फिर लोग ये सोच कर बैठ जाएंगे कि जी ये तो बस होना ही होना है, आज नहीं तो कल हमें होना ही है, तो फिर वो लापरवाही की तरफ जाएंगे और वो कहेंगे जी देखी जाएगी, जब आएगा तो होगा क्योंकि ये अब होना ही होना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनको वैक्सीनेट कराना चाहिए, उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। दुनिया में दुनिया की तारीख में स्पेनिश फ्लू के बाद इतना बड़ा क्राइसिस नहीं पैदा हुआ कि अब आप देखिए कि सारे हवाई जहाज रुके हुए हैं, सारी ट्रेवल रुकी हुई हैं, सारी बिजनेसेस रुक गई हैं। तो बहुत ही बड़ा क्राइसिस है, ये पहली दफ़ा है दुनिया की तारीख में ये हो रहा है। और इसको निपटने के लिए आपका कोई सिर्फ एक ही इलाज है, वो ये है कि आप वैक्सीन तेज़ी से डेवलप करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें और दूर रहें लोगों से जितना रह सकते हैं। इसके अलावा अगर लोग बेहतियाती करेंगे तो वो खुद भी बीमार होंगे और अपने बुजुर्गों को भी, अपने बच्चों को भी बीमार करेंगे, क्योंकि बच्चों को तो कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं। वो तो खाली अपनी नेचुरल एंटीबॉडीज़ पर हैं। इसी वजह से अब 12 साल से ऊपर अलाउ कर रहे हैं, लेकिन जो 8 साल के हैं, 6 साल के हैं, 10 साल के हैं, उनका क्या होगा? उनको तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है और स्कूल आप सारे दुनिया के बंद तो नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ा ये क्राइसिस दुनिया में इस वक्त मौजूद है और हम लोग बहुत इसको लाइटली ले रहे हैं, हमें सीरियसली लेना चाहिए। ठीक। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बूस्टर डोज की बात की है, ये क्या पिछले दिनों में इतलात थी कि जी ये बूस्टर डोज ज़रूरी नहीं है कि आप उसी वैक्सीन की लगवाएं जिसकी आपने पहली और दूसरी डोज लगवाई है, क्या ये दुरुस्त है? जी हाँ, ये दुरुस्त है। अगर आप बूस्टर डोज किसी दूसरी वैक्सीन की लगाते हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि आपको ट्रैवल करना है मिसाल के तौर पे और आपने चाइनीज़ वैक्सीन की 2 डोजेज़ लगा रखी हैं और आपको फाइज़र चाहिए या मॉडर्ना चाहिए या कोई भी चाहिए, तो आप लगवा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा-सा उसका रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन ख़तरनाक रिएक्शन नहीं होता और इसमें स्टडीज़ भी हो रही हैं कि आप दूसरी बूस्टर डोज़ लगवा सकते हैं, कोई मुज़ायक़ा नहीं है इसमें। और कितने अरसे के बाद ये बूस्टर डोज लगवाई जा सकती है, या जो डोज पहले से ऑलरेडी लगी होती है तो वो आपको कितने अरसे तक, कितने माह तक प्रोटेक्टेड रखती है? अभी तक जो अंदाज़ा है, और ये अंदाज़ा ही कह सकते हैं क्योंकि ये पहली दफ़ा है कि दुनिया में इस तरह की वैक्सीन लग रही हैं कि आपको जब आपकी आखिरी डोज लग जाए, यानी 2 डोज लगनी हो तो दोनों डोज लग जाएं, तो उसके 6 से 8 महीने तक आपको प्रोटेक्शन रहती है। लेकिन ये जो पीरियड है ये वेरी कर सकता है, कुछ केसेस में कम हो सकता है, कुछ केसेस में ज़्यादा हो सकता है। तो एडवाइस ये होगी कि 6 महीने के बाद आप अपना टेस्ट करा लें और उससे बहुत आसानी से खून के टेस्ट से पता चल जाता है कि आपके अंदर दिफाई निज़ाम है या नहीं, एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं, और अगर वो कम हो गई हैं ख़ास लिमिट से तो आपको बूस्टर डोज लगवा लेनी चाहिए। ठीक है। डॉक्टर साहब, आखिर में ज़रा ये भी बताइएगा कि जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जिन्होंने अब तक वैक्सीन बनाई हैं, फाइज़र है, एस्ट्राजेनेका की आई है, जॉनसन एंड जॉनसन की आई है, साइनोफार्म है, साइनोवैक है, मॉडर्ना है, तो इनमें से कौन सी कंपनी है जो ये अब नए वेरिएंट्स जो आए हैं वो चाइनीज़ वेरिएंट के बाद, तो वो तेज़ी से उससे प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीन डेवलप करने में आगे? अभी डेवलप करने में आगे है कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक डेवलप करके आगे सामने नहीं आ जाता और उसका अप्रूवल नहीं हो जाता। लेकिन ये सारी कंपनियां हैं, चाइनीज़ कंपनीज और ये अमेरिकन कंपनीज, ब्रिटिश और जो रशियन, ये सारे के सारे जो हैं ये नए उसमें लगे हुए हैं और कुछ क्लेम्स आ रहे हैं कि साहब इन्होंने एडवांस कुछ वेरिएंट्स के खिलाफ किए हैं। लेकिन जब तक कि WHO अप्रूव नहीं हो जाता और FDA अप्रूव नहीं हो जाता और CDC जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अमेरिका में है वो अप्रूवल नहीं दे देता, जब तक इनके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता कि कौन सी वैक्सीन अब नई आई है जो कि बेहतर है। ठीक। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में इज फाइजर द नंबर 1 वैक्सीन इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू कोविड, या उसने अपने आप को मार्केट ज़्यादा बेहतर किया है इसलिए फाइजर का नाम ज़्यादा है, या उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इंटरनेशनली ज़्यादा है? फाइजर ने अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छी की है जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है, लेकिन जनरली सेफ्टी की बुनियाद के ऊपर चाइनीज़ वैक्सीन जो अभी तक पाकिस्तान में लगाई गई हैं वो बहुत सेफ हैं। तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि ये वैक्सीन उस वैक्सीन से बेहतर है। कुछ जो वैक्सीन्स हैं उनमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, जो मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी, वो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं
लेकिन उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो नई टेक्नोलॉजीज़ का ये मसला होता है, जबकि चाइनीज़ वैक्सीन जो हैं वो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बनाई हुई हैं। तो इस वजह से मेरी अपनी प्रेफरेंस जो है वो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन उसके ऊपर दूसरी किस्म की वैक्सीन बन चुकी हैं और वो प्रूवन टेक्नोलॉजीज़ हैं। और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, इनके क्या लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या ये आपके जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अंदाज होते हैं या नहीं होते, ये वाकई सवालिया निशान है। और बहुत से साइंसदानों ने इस पे सवालात भी किए हैं कि क्या ये मुनासिब भी हैं टेक्नोलॉजीज या नहीं। तो कन्वेंशनल आपकी नज़र में चाइनीज़ वैक्सीन है? कन्वेंशनल जो है ये आपके चाइनीज़ वैक्सीन हैं, और ये जो है ये सीनोफार्म है, या ये जितने चाइनीज़ वैक्सीन, दीज आर कन्वेंशनल वैक्सीन एंड दीज आर फाइन, ये आपको प्रोटेक्ट करती हैं। ये भी सही हैं जो फाइजर, मॉडर्ना वगैरह, दीज आर ऑल्सो फाइन, क्योंकि ये सब टेस्ट हो चुकी हैं। ये भी सब ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी हैं जिनको -80 डिग्रीज पे, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन है, उसको -80 डिग्रीज पे ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ती है, वो पाकिस्तान के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि कोल्ड चेन का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपके एग्जिस्ट नहीं करता। तो आई थिंक वन शुड स्टिक विद दीज दोज वैक्सीन जो कि हमारे लिए मुनासिब हों, जो यहाँ पर और आसानी से मुहैया भी हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अताउर रहमान साहब, चेयरमैन टास्क फोर्स ब्राइट साइंस और टेक्नोलॉजी। और अहम गुफ्तगू हुई कोविड को लेकर, कोविड वैक्सीन को लेकर, जो अभी करंट वेव चल रही है चौथी, इस पर डॉक्टर साहब ने अपनी राय का इजहार किया। और ये भी उन्होंने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि चौथी लहर आखिरी लहर नहीं है, अब 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं लहर भी आ सकती है, और म्यूटेशंस भी और इसमें कई एक्सपेक्टेड हैं। हम सबको अपनी एहतियात को जारी रखना है और वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, सबको अपने आप को वैक्सीनेट करवाना चाहिए। इसके साथ ही हम लेते हैं ब्रेक, मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। डिस्कशन को आगे बढ़ाते अब अफगानिस्तान की बात करेंगे। और कल लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, हमारे DG ISI मौजूद थे काबुल में, जिस पर हमने देखा कि भारत में उनको बहुत एतराज़ था, चीखें निकल पड़ी भारत की, भारतीय चैनल्स की, और सुबह से लेके शाम तक, रात तक यही रोना था कि DG ISI काबुल में मौजूद हैं। और हमारे मुल्क में भी हमने देखा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज, कल के ही प्रोग्राम के मैं रेफरेंस दूंगा कि जब हमारे साथ PMNN के गेस्ट थे तो उनको भी इस पर एतराज़ था कि जी क्यों गए हुए हैं, जबकि मैंने लॉजिक भी दी कि जी इंटेलिजेंस चीफ्स जाते हैं, अब से एक हफ्ता पहले, पिछले हफ्ते टू बी एग्जैक्ट, MI6 के चीफ और इसके अलावा CIA के चीफ अफगानिस्तान में मौजूद थे। तो हमारे DG ISI जब गए हैं तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये होता रहता है। और इन्विटेशन थी वहां पर तालिबान शूरा की तरफ से कि जिस पर वो गए। आज के प्रोग्राम में जो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए इसी मौजू पर हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। अमजद शोएब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज़किया साबिर शाह साहब ने। साबिर शाह साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। सबसे पहले जनरल शोएब साहब, आपकी तरफ आते हैं। आपको लग रहा है कि ये हमारा वहां पर जाना, यानी कि DG ISI का जाना, इज इट द राइट मूव? और फिर पिक्चर्स का आना, क्योंकि एक एंगल ये भी है कि इंडिया तो पहले भी प्रोपेगेंडा कर रहा है, अब भी कर रहा है, करता रहेगा, लेकिन इंटरनेशनली हम ये नहीं चाहेंगे, या हम चाहते हैं कि ये फील जाए कि हमारा कोई किरदार है अफगानिस्तान में, या जो अभी हुआ वहां पर कि अफगान हुकूमत की वहां से छुट्टी और अमेरिकी भी वहां से शिकस्त खाकर वापस लौटे, तो हमारा इसमें कोई किरदार था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें किरदार ऐसा तो नहीं था, लेकिन ये जो अभी जाना है इसको आप क्यों देख लीजिए कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुद्दों के वज़ीर ख़ारजा वगैरह पिछले 2-3 दिन में आते रहे। एक बाज़ ने टेलीफोन वगैरह पे रवाबत की, उनके कुछ अपने मसाइल हैं, कुछ के दो फतेह पड़ी हैं वहां पे। वो चाहते हैं कि कोई प्रोसीजर तय हो जाए कि उनको निकालने का इंतजाम किया जाए। एयरपोर्ट अभी तक फाल नहीं है बाकी, उसमें शायद उन लोगों को पाकिस्तान लाना पड़े, यहाँ से डिस्पैच करना पड़े। फिर बॉर्डर मैनेजमेंट का कोई इंतजाम अभी तक तयशुदा नहीं है। वो के बॉर्डर पे अभी अमन है, कोई वो पुराने वाला किस्सा नजर नहीं आता, लेकिन बासूरत लोगों ने आना जाना है, उसका तालिबान के साथ तय करना जरूरी था। और खास तौर पे ये जो महाजरीन आ जा रहे हैं, क्योंकि महाजरीन के पास एक परमिशन का कार्ड होता है, तस्करा जैसे कहते हैं, वो लेके तो ये दोनों तरफ जा सकते हैं जी। अब उनके लिए इनसे कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि कल महाजरीन जाके वहां पे, इनमें से कोई जाके वहां पे कोई कार्रवाई कर दे, वारदात कर दे, तो मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। बिल्कुल। तो इश्यूज तो बहुत सारे हैं जो कि कोऑर्डिनेट करने होंगे।
ये हम पहले भी पहली हुकूमत से करते थे, लेकिन उनका मसला ये था कि वो मुकम्मल तौर पे इंडिया के बगल बच्चे बने हुए थे, जिसकी वजह से वो यहाँ एग्री करके जाते थे, बाद में जाके मुकर जाते थे, वहां जाके काम कुछ नहीं करते थे उन चीजों पे। नतीजा ये कि सारी कोऑर्डिनेशन आपकी उस हुकूमत के साथ जाया चली जाती थी। अब फिर कोऑर्डिनेशन वगैरह की जा रही है, और मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ वक्त भी लगेगा, क्योंकि अफगानिस्तान में अभी तक एक हुकूमत मौजूद नहीं है, वो कि शूरा वगैरह कंट्रोल कर रही है। लेकिन जब हुकूमत पूरी तरह एक उसकी रिट कायम हो जाती है जब सब जगह पे, तो फिर वो इफेक्टिव होती है। अब यहाँ पे अभी तक पंजशीर में भी मसला चल रहा है, तो ये कहना कि आज वहां पे हुकूमत बन गई, नहीं बनी नहीं अभी, और मेरा ख्याल है ये हमें कई दफा कोऑर्डिनेशन के लिए आना जाना आपकी पड़ेगा उनके इतलात साथ। क्या है पंजशीर को लेकर जनरल साहब? पंजशीर में तालिबान की कैजुअलिटीज काफी हुई हैं, लेकिन तालिबान का चूंकि डिटर्मिन्ड अटैक था, इसलिए ये काफी हद तक आगे गए। इन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर पे कब्जा कर लिया था। कोशिश इनकी है कि अब गवर्नर हाउस पे कब्जा हो जाए, और वो अगर गवर्नर हाउस पे कब्जा हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि फिर वहां पे रेजिस्टेंस शायद खत्म हो जाए। ठीक है। तो अभी तक वो रेजिस्टेंस मौजूद है, और गवर्नर हाउस पे चूंकि कब्जा नहीं हुआ, तो तालिबान काफी कोशिश कर रहे हैं। कैजुअलिटीज दोनों साइड पे बहुत है, बड़ा ये एक्सपेंसिव मार्का रहा है, और अभी तक मुकम्मल सक्सेस नहीं है तालिबान। ठीक। तो अगर जनरल साहब यहाँ पर पंजशीर को ही सिर्फ लेकर अगर इतना मुकाबला हुआ है और दोनों तरफ कैजुअलिटीज काफी ज्यादा हैं, तो अगर जब काबुल पहुंच रहे थे तालिबान और अगर वहां पर अफगान फोर्स खड़ी रहती, अफगान आर्मी खड़ी रहती, तो फिर इसका मतलब है कि बड़ा मुश्किल होना था अफगान तालिबान के लिए कैप्चर करना काबुल को और फिर ये इस पूरे मरहले में से गुजरना। देखिए, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। पंजशीर की एक हिस्ट्री है, ये बड़ा डिफिकल्ट इलाका है, नैरो वैली है, और चारों तरफ से बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। जो दिफा में जाते हैं लोग उन पहाड़ों पे दिफा ले लेते हैं, लिहाजा चढ़ने वाला मारा जाता है। ये ना रशियन का कब्जा कर सके थे, ना ही तालिबान अपने पहले टेन्योर में कब्जा कर सके, और अब भी उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहां तक ताल्लुक है काबुल वगैरह का, वो तो उसके बिल्कुल मुख्तलिफ थे अमल। जो अफगान आर्मी है उसके बारे में जो इतलात बाद में मिली, पहली बात तो ये कि अमेरिका के जाने से उनमें डिमोरलाइजेशन बढ़ी हुई, क्योंकि उनका इन्हिसार बहुत ज्यादा था अमेरिका पे। फिर अमेरिका ने अपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो जब विड्रॉ किए, तो उनकी मेंटेनेंस इशूज निकल आए, एयरफोर्स वगैरह जो है उनमें प्रॉब्लम बननी शुरू हो गई, जहाज मेंटेन करने प्रॉब्लम बन गए उनके लिए, फायर सपोर्ट नहीं थी। तीसरा इशू ये आ गया कि ये अपनी जो जो उन्होंने आर्मी का अपना स्ट्रक्चर था, इसमें वीकनेसेस थी। एक तो आर्मी में करप्शन बेतहाशा थी, और कागजों पे उनके लोग वो थे बहुत सारे कि जी ये सिपाही इतने हैं, अफसर इतने, लेकिन एक्चुअल नहीं थे, तनख्वाहें खा रहे थे ये लोग, उनके अफसर वहां से वसूल कर रहे थे पैसे। और फिर ये भी कहा जाता है कि अशरफ गनी वगैरह इन्होंने अपने खुशामदी लोग जो थे वो की अपॉइंटमेंट्स में रखे हुए थे, जबकि कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे लोग नहीं थे। तो जैसे ही ये मुश्किल वक्त आया, तो मेरा ख्याल है उन्होंने डिसाइड किया कि बजाय मरने के बेहतर ये है कि इसको छोड़ के तो एक तरफ हो जाए। जहां थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस दिया, वहां तालिबान को आसानी से कामयाबी नहीं मिली। आप देखिए कि लश्करगाह में हलमंद में जो हुआ, वहां तालिबान को काफी नुकसान उठाना पड़ा, और कब्जा भी इनका खुद नहीं हुआ था। ये तो जब ये काबुल वगैरह सरेंडर किया उधर, तो उन्होंने फिर हलमंद पे भी इन्होंने सरेंडर कर दिया तब जाकर इनकी शुरू आर्मी। ठीक है। मैं चाहूंगा साबिर शाह साहब आपकी तरफ आते हुए, जो कल DGISI की एक मुख्तसर स्टेटमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि फिक्र ना करें सब ठीक होगा, इसका आप कैसे इसको एनालाइज करेंगे? इंटरनेशनली इससे क्या मैसेज जाता है? अली मुमताज साहब, जहाँ तक यूरोप और अमेरिका का ताल्लुक और इंडिया का, तो ये तो ऐसे हैं कि कोई औरत आटा गूंद रही हो ना, तो उससे कहते हैं तुम हिलती क्यों हो। इन्हें अंदाजा नहीं है कि 9/11 के बाद 75 से 80 हजार हमारे लोग मारे गए, अफगानिस्तान से कितनी दरअंदाजी होती रही, और अमेरिका ने हमला अफगानिस्तान पे करना था और धमकियां पहले हमें देता रहा, जनरल मुशर्रफ को। इन्हें ये भी अंदाजा नहीं है कि जो पश्तून उधर हैं, अफगानिस्तान में भी हैं, इधर भी हैं, सो एथनिक और लिंग्विस्टिक कजन्स है बॉर्डर के दोनों पार, आते जाते रहे हैं। 32 लाख हमने इन थैंकलेस अफगान्स को संभाला, पनाह गुज़ीनों को। वो अभी तक यहाँ पे आपको पता है, दूसरी तीसरी नस्ल जवान हो चुकी है, आमदोरफ्त जारी है। इनको तालीम दी है पाकिस्तान के तालीमी इदारों ने, इनकी हॉस्पिटलाइजेशन का हमने ध्यान किया है। अब फिर लोग आने को तैयार हैं और आएंगे मेरा ख्याल है। तो ये अमेरिका फौज जब इवैक्यूएट हुई है और नेटो की अफवाज, तो कहाँ आई? इस्लामाबाद आई। अभी तक इन्हें अंदाजा नहीं है हमारा रोल कितना इंपॉर्टेंट है।
डीजी आईएसआई वहां नहीं जाएगा तो और क्या डीजी रॉ जाएगा वहां पर? मुझे आप बताइए। नहीं तो ये ऑपोजिशन को इतना एतराज क्यों है? मुझे साबिर शाह साहब कल के भी मेरे अपने प्रोग्राम में मुझे समझ में नहीं आया कि इतना एतराज ऑपोजिशन को क्यों है, पीएमएलएन को भी, पीपल्स पार्टी को भी। क्या उसको सिर्फ ये पॉलिटिकल, इस पर भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं कि जी वो वहां पर जनरल फैज क्यों गए हैं, वहां पर प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट में से फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं गए? यार ऑपोजिशन को यहाँ शर्म नहीं आती कि एक चीज होती है नेशनल इंटरेस्ट। अब देखिए सैयद अली गिलानी साहब की मैयत छीनी है भारतीय फौज ने और खामोशी से उनकी तदफीन की, उनके घर वाले भी उनकी मैयत पूरी तरह नहीं देख सके। क्या आपको कांग्रेस में से कोई इस तरह के एतराजात नजर आए हैं राहुल गांधी वगैरह की तरफ से या दीगर पार्टीज की तरफ से? नहीं नजर आए होंगे आपको। कितना उनका बैर है आपस में बीजेपी के साथ, कितनी लड़ाई है, किस लेवल तक है। लेकिन जब उनका नेशनल इंटरेस्ट आता है तो वो खामोश हो जाते हैं। बात ये है कि इनसे पूछिए कि या तो आप कोई ऐसी बात करें जिसका लॉजिक हो। मैं पाकिस्तानी ऑपोजिशन की बात कर रहा हूँ। आपको अंदाजा नहीं है कि डीजीआईएसआई वहां नहीं जाएगा तो दुनिया का कोई आदमी उसको तो वहां जाने नहीं चाहिए। हमारा ही तो इंटरेस्ट है और किसका इंटरेस्ट है? अरबों अरबों डॉलर की बाढ़ लगाई जा रही है। इतना पोरस बॉर्डर है पाक अफगान बॉर्डर। सारी मुसीबत हमने सही है अफगानियों की वजह से। आज तक सह रहे हैं यार यहाँ पे। अपने खाने को यहाँ रोटी नहीं है, इनको रोटी दे रहे हैं 32 लाख लोगों को। तो बेड़ा गर्क किया हमारी पिछली लीडरशिप ने, मिलिट्री लीडरशिप भी उसमें शामिल है 1979 के बाद। अभी तक हम उस मुसीबत से नहीं निकल रहे। बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज है जिनके खुरे जाके अफगान पनागुज़ीन कैंपों में मिलते हैं जाके। तो डीजीआईएसआई नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा वहां पे? बिल्कुल उसे कहे ना इतनी हिम्मत पैदा करते हैं इंडियन। तो जब अशरफ गनी भागा तो ये तो खड़े रहते। फिर आता फिर डीजी रॉ वहां पे आके कहता कि हमारे जो 17 टेररिस्ट कैंप्स हैं वो कायम है जी, यहाँ पे हमारी 4 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, हम इसका ध्यान करेंगे। इतनी औकात नहीं, वहां से भाग गए यार जहाज कर आगे। बिल्कुल जनरल साहब आपकी तरफ आते हुए एक और क्रिटिसिज्म ये भी सामने आया जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही फजूल क्रिटिसिज्म है और ये बस मतलब हसद में अगर कोई कहना शुरू कर दे तो कहना शुरू कर दे और बहुत ही इलॉजिकल सा है और बेवकूफ़ाना किस्म की बात है। लेकिन फिर भी मैं आपसे, चूंकि आप का तजुर्बा है तो आप इस पर बेहतर इसको बयान कर सकते हैं कि डीजीआईएसआई ने जो वहां पर स्टेटमेंट में जब उनसे पूछा गया कि आपकी मुलाकात किससे होनी है तो उस पर उन्होंने कहा कि आई हैव नो क्लू, द एम्बेसडर विल डिसाइड। तो उस पर ये कह रहे हैं लोग कि जी आई हैव नो क्लू, ये किस तरह का जवाब था कि ही डज नॉट हैव द क्लू टू इट। और दूसरी तरफ ये भी उसको मुवाजना किया जा रहा है कि जी अगर अच्छा है कि ये आके इंटरव्यूज टेलीविजन पे नहीं देते, वरना बुज़दार साहब के और इमरान खान साहब के जो इंटरव्यूज हैं वो हमें जरा ज्यादा लॉजिकल और सेंसिबल लगेंगे। देखिए बात यह है कि जहां जहां मिलना है उसकी कोई तफसील बाहर नहीं आई और डीजीआईएसआई क्यों बताएगा आपको? जी बिल्कुल। नेचुरली ये सारी मीटिंग्स जो हैं वो इस तरह नहीं है कि वो आप इंटेलिजेंस चीफ की जो मीटिंग्स होती हैं वो यूजुअली आप कह लीजिए कि वो पब्लिक में नहीं बताई जाती। ऐसा ही है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक रिपोर्टर को टालने के लिए एक जवाब दे दिया, लेकिन डेफिनेटली पहले से कोऑर्डिनेशन होगी एम्बेसडर के साथ और बताया होगा एम्बेसडर को कि ये लोगों से मिलना है। साफ नजर आ रहा है कि ये टालने के लिए जवाब दिया गया है। हाँ, तो वो वहां पे सारा कुछ कोऑर्डिनेट होगा। ये तो नहीं कि वहां जाने के बाद ये चीजें करनी है, इतना वक्त तो होगा ही नहीं वहां पे। सो वो लोग अवेलेबल किए होंगे, उनसे पहले से कोऑर्डिनेट किया होगा और वो एम्बेसडर ने सारा किया होगा तय पहले से, क्योंकि एम्बेसडर को ये रिक्वायरमेंट दी गई कि जी आप ये मेहरबानी करके ये अरेंज कर छोड़े। तो वो उसको जाके अब पहले किसको मिलना है ये सारी ये प्रोग्राम तो एम्बेसडर के पास होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ टीटीपी दोबारा से एक्टिव हुआ है। ये आज का जो वाकया है एफसी की चेक पोस्ट पर जो हुआ है कोयटा की मस्तूंग रोड पर, जिसकी मजम्मत प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी की है, खुदकुश धमाका था ये, तो टीटीपी दोबारा से एक्टिव हुआ है। अब हम इसको कैसे काउंटर करेंगे? देखिए टीटीपी का तो ये है कि एक तो ये अभी तक इनके जो लोग हमारे बलूचिस्तान या फाटा वगैरह में एक्टिव थे वो पहले से मौजूद भी हैं। ये नहीं कि उन्होंने किसी ने कल वहां से क्रॉस करके आ गया, वो तो मौजूद हैं और वो सेल जो है वो कुछ अर्से तक वो फाल भी रहेंगे। दूसरी तरफ चीज ये है कि भारत ने और अमेरिका ने जो 20 साल वहां पे अपनी प्रॉक्सीज पाली हैं अफगानिस्तान में और उन्होंने पैसा भी लगाया इतना, तो क्या वो खामोश बैठ जाएंगे? वो दोबारा अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट नहीं करेंगे? क्योंकि ये दोनों तरफ की जरूरत है।
टीटीपी ने जो अगर बंदे 6-7 हजार 8 हजार लोग रखे पाले में, तो उनको जब तक महीने की तनख्वाह नहीं देंगे वो रहेंगे नहीं इनके साथ। लोग जो है वो इतने मोटिवेशन से ज्यादा उनको तनख्वाह भी देनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं, तो वो तो पैसे बाहर से आएंगे। जी बिल्कुल। बाहर से पैसे तब आएंगे अगर आपको वाकया करके देंगे। अगर आप वाकया नहीं करते तो वो कहेंगे जी आप ऐसे फारे बैठ के पैसे खा रहे हैं, हम क्यों दें आपको। तो ये इशू कुछ अर्सा चलेगा। तालिबान को इसमें आके, अफगान तालिबान को सख्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अभी तक वो सख्ती नहीं की, माफी और इस तरह की बातें हैं। नतीजा ये है कि जिन जिन का जो काम है वो अभी तक उस पर लगे रहेंगे। ठीक है। फिर एक चीज और है, वो ये है कि तालिबान, अफगान तालिबान और जो पाकिस्तानी तालिबान है टीटीपी, ये एक दूसरे के खिलाफ कभी लड़े नहीं, एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन की मदद नहीं की। ये एक दूसरे को टॉलरेट करते रहे हुए हैं। जैसे पहले नौसिस्तान में सारे ये इकट्ठे थे, फिर अफगानिस्तान चले गए तो फिर वहां इकट्ठे हैं। तो नतीजा ये है कि ये टीटी हमारे अफगान तालिबान के लिए भी ये मुश्किल होगा कि वो स्ट्रेट अवे इनके खिलाफ एक्शन करें। पहले वो इनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि ये काम बंद कर दें। तो मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा वक्त लगेगा और कुछ अर्सा ये शायद कार्रवाइयां चलती रहें। बिलाखिर तो तालिबान ने ये कमिटमेंट दी भी, अफगान तालिबान ने, उन्होंने ये बंद कराना काम। बिल्कुल सही। और हमने एक चीज डिमांड करनी है कि ये आप करके दें, क्योंकि हमारा तो स्टार्टिंग पॉइंट ही यही है। ठीक। तो वो मेरा ख्याल है अल्टीमेटली इस तरह से होगा। साबिर शाह साहब, पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे लाने के लिए, ताकि एक नेशनल अप्रोच हो, आपकी राय में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकती, ये पाकिस्तान आर्मी कर सकती है। रियासत का ही काम होता है, रियासत का बहुत अहम सतून हमारे तनाजुर में पाकिस्तान आर्मी है। और जिस दिन उन्हें महसूस होगा वो इनको ले आएंगे, एक पेज के ऊपर लाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरा स्टैंड बहुत ज्यादा सख्त है इस मामले पे। इनको अंदाजा नहीं है और कोई थोड़ी बहुत शर्म हया भी होती है, लोगों को तो लेक्चर देते हैं कि सी पैक माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्पीड पे चल रहा है। मैं किसी अखबारी तराशे का हवाला नहीं दे रहा, मैं किसी टेलीविजन की फुटेज का हवाला नहीं दे रहा। मैंने खुद यहाँ से लेकर, लाहौर से लेकर नारायण कागान से आगे तक ये सी पैक के मंसूबे देखे हैं, मैंने ट्रेवल किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीड है। तो जब ऐसी स्पीड होगी तो क्या ये इतलात इनके पास नहीं होंगी, इंडिया वगैरह के पास या अमेरिका वगैरह के पास? क्या इसको टेररिज्म करने की कोशिश नहीं करेंगे? जैसे जनाब अमजद शोएब साहब ने कहा कि कुछ करके दिखाएंगे तो पैसे मिलेंगे। हमें इनकी सप्लाई लाइन रोकनी है पैसे की, हमें इनके फैसिलिटेटर्स को पकड़ना है इंशाल्लाह ताला। इसमें कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। बलूचिस्तान में बहुत तेजी से अवाम और हुकूमत, आर्मी और हुकूमत को अवाम का बहुत ज्यादा एतमाद जीतना होगा। कम्युनिटी पुलिसिंग एक ऐसा काम है जिसमें फैसिलिटेटर वगैरह का पता लग जाता है। तो मेरे ख्याल है साइंटिफिक लाइन्स पे बहुत ज्यादा काम आर्मी कर भी रही है। और दूसरा, अगर ये तालिबान अपने वादों पर पूरा नहीं उतरते, इन्होंने अमेरिका से वादा किया कि जी हम दाइश जो है उसको कंट्रोल करेंगे, ISIS को। अमेरिका ने कहा कि नहीं कंट्रोल करेंगे तो हम दोबारा भी कुछ सोच सकते हैं। हमारे साथ इनके वादे हैं कि तरीके तालिबान पाकिस्तान को ही अपनी सरजमीन मुहैया नहीं करेंगे हमारे खिलाफ दहशतगर्द एक्टिविटीज के लिए। अभी तक मेरा ख्याल है वो इसके लिए कामयाब नहीं हुए। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ इंटरनल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अली मुमताज साहब, यहाँ किसी को अफगानिस्तान की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर बहुत सारे गद्दार मौजूद हैं। हमें ये बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है और उन गद्दारों को निकाल बाहर के उनकी छांटी करना बहुत जरूरी है। वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। साबिर शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जनरल अमजद शोएब साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये अहम डिस्कशन जो तालिबान की डेवलपिंग सिचुएशन है, इसको लेकर आने वाले प्रोग्राम्स में भी हम इस पर बात करते रहेंगे और आपको जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है उससे आगाह करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।